गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेस थ्योरम। ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो बेस थ्योरम क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जानने से पहले आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत होगी, पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सैम्पल स्पेस का पार्टीशन का क्या मतलब है, और फिर हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें सैम्पल स्पेस आया S, और हमने इस सैम्पल स्पेस S को डिवाइड कर दिया कुछ घटनाओं में, कुछ इवेंट्स में E1, E2, E3, E4 और En, ऐसे कुछ इवेंट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इस सैम्पल स्पेस को। और इस तरह डिवाइड किया कि जब इन इवेंट्स का यूनियन लिया गया, यानी E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन यूनियन En, तो हमको जो रिज़ल्ट मिला वो मिला सैम्पल स्पेस। तो हमने S को इस तरह से डिवाइड किया कि जब हमने इन सभी इवेंट्स का यूनियन लिया तो हमें सैम्पल स्पेस मिला। साथ ही साथ इन इवेंट्स में ख़ास बात यह है कि इन इवेंट्स में किन्हीं भी दो इवेंट्स के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यानी अगर हम कोई दो इवेंट ले लें, EI और EJ, कोई भी दो इवेंट ले लें यहाँ से, तो उनका इंटरसेक्शन हमें 5 मिलेगा। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इवेंट्स हैं ये एग्जॉस्टिव हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब इनका जब हम यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। और ये कोई भी दो इवेंट इसका जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कोई एलिमेंट उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है। तो S को हमने इन में डिवाइड किया, इतना पार्ट किया इनका, और इस तरह ये पार्टीशन किया कि इनका यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर है, और जो इन्हीं की दो को अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो उसका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट के बराबर है। एक और चीज़ कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हम लेके चल रहे हैं। अब अगर हम सैम्पल स्पेस का ऐसा विभाजन करते हैं तो उस केस में ये जो डिवीज़न होता है ये कहलाता है पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई पासा फेंका, मान लीजिए हमने कोई पासा फेंका, तो जो सैम्पल स्पेस होगा वो आपका होगा 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस होगा। अब इस सैम्पल स्पेस का हम पार्टीशन करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं सैम्पल स्पेस को। तो हमने E1 को ले लिया 1 2, E2 लिया हमने 3 4, और E3 लिया हमने 5 6। अब ये जो E1 E2 E3 है, ये इस सैम्पल स्पेस का पार्टीशन बोला जाएगा। क्यों पार्टीशन बोला जाएगा? क्योंकि इनका जब हमने यूनियन लिया तो ये पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। जब इसको यूनियन लेंगे, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 जब हम लेंगे तो हमें पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। और इसमें से किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन आप लेंगे तो वो आपको नल सेट मिलेगा। साथ ही साथ इस इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो इस इवेंट के फेवर में 2 एलिमेंट हैं, इसके फेवर में 6 एलिमेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपका हो जाएगा 1/3। चूँकि 2 हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2
अपॉन 6 यानी 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपका हो जाएगा 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगा 2/6। यानी सभी जो इवेंट हैं, सभी जो घटनाएं हैं, उसकी प्रायिकता 0 से बड़ी है। यानी आपका फर्स्ट कंडीशन भी फुलफ़िल हो गया, सेकंड भी फुलफ़िल हो गया और थर्ड भी फुलफ़िल हो गया। तो ये एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि हमने इस सैम्पल स्पेस का पार्टीशन किया E1, E2 और E3 में। अब इस पार्टीशन से हम कैसे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसको देखिए आप, इसको समझिए। ये मान लीजिए हमारा सैम्पल स्पेस है, ये सैम्पल स्पेस है और इसका हमने पार्टीशन किया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8, ये हमने इसका पार्टीशन कर दिया। या इसको एक बार फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए सैम्पल स्पेस है, ये ये हो गया E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये E5। कुल मिला के 5 पार्ट में ये डिवाइड हुआ। पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस जो है, ये हमारा सैम्पल स्पेस S है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट, ये पूरा फिफ्थ पार्ट है। अब मान लीजिए कि हमने कोई घटना ली A और ऐसे हमने इसको कवर किया, यानी ये घटना अगर है, ये हमारी घटना A है जिसको हमने ऐसे कवर किया हुआ, ये घटना A है। तो A घटना में E1 का भी कुछ पोर्शन आ रहा है, E5 का कुछ पोर्शन आ रहा है, E2 का कुछ पोर्शन आ रहा है, E3 का पोर्शन आ रहा है, E4 का कुछ पोर्शन आ रहा है। तो अगर A कोई घटना है तो A को लिखा जा सकता है E1 इंटरसेक्शन A। E1 का A के साथ कॉमन पोर्शन ये रहा, फिर यूनियन E2 इंटरसेक्शन A, यानी ये यूनियन E3 इंटरसेक्शन A, यानी ये पोर्शन यूनियन E4 इंटरसेक्शन A, यानी ये पोर्शन यूनियन E5 इंटरसेक्शन A, यानी रेस्ट जो भी बचा ये E5 से इंटरसेक्शन में काउंट पोर्शन है ये। तो A को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम A को प्रोबेबिलिटी ऑफ A की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पूरा, यानी E1 इंटरसेक्शन A यूनियन E2 इंटरसेक्शन A यूनियन E3 इंटरसेक्शन A यूनियन E4 इंटरसेक्शन A यूनियन E5 इंटरसेक्शन A। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी। A की वैल्यू ये इतनी पूरी है। अब चूंकि ये जो इवेंट्स हैं E1 इंटरसेक्शन A, E2 इंटरसेक्शन A, E3 इंटरसेक्शन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। E1 इंटरसेक्शन A हमारा ये है और E2 इंटरसेक्शन A से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। किसी भी यहाँ पे किन्हीं भी दो इवेंट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे एडिशन लॉ यूज़ करेंगे, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इंटरसेक्शन ए। क्योंकि हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ऐसा तब होता है जबकि A और B में ये चीज़ माइनस तब होती है जबकि A और B में कुछ कॉमन हो। तो यहाँ पे चूँकि E1 इंटरसेक्शन ये रहा पोर्शन, E2 इंटरसेक्शन ये रहा, E3 इंटरसेक्शन ये रहा, E4 इंटरसेक्शन ये रहा, कोई कॉमन नहीं है इनके बीच में, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे इवेंट्स, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऐसे हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इवेंट मान लीजिए ये है X है, ये Y है, Z है, W है, T है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X यूनियन Y यूनियन Z यूनियन W यूनियन T इज इक्वल्स हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ X प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T, ऐसे लिख दिया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, ये आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, ये आपको पता होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज़ ऑकर्ड, या A गिवन E1। इसी तरह ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E5। ये आपका जो रिज़ल्ट है, जिसमें कि हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ इक्वल्स टू A, ये जो वैल्यू है ये कहलाता है थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।